आज भी हमारे पास है एक शब्द परवादेश की मैं आज का शब्द वो क्या है? आज का शब्द है बाबा, जो सिर्फ धर्म गुरु ही नहीं बल्कि वोट गुरु भी कई बार बन जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वोट की खातिर किसी बाबा के 121 खून माफ हो सकते हैं? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, याद है ना आपको? वही बाबा जिनके सत्संग के बाद आज से ठीक 3 महीने पहले यूपी के हाथरस में भगदड़ मची और एक दो नहीं बल्कि 121 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जो 3200 पन्नों की है, लेकिन 30,200 पन्नों में खुद भोले बाबा का नाम नहीं है। अब सवाल ये कि ये बाबा की महिमा है या फिर उसे भगवान मानने वालों के वोट की ताकत, जो पुलिस की जांच में उसे बेदाग और बेगुनाह पाया गया है। दावे के मुताबिक आरोप पत्र में कुल 11 नाम हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें 2 जुलाई की घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी लोग बाबा के सेवादार और सत्संग के आयोजक थे। इन आरोपियों के नाम हैं देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलबीर सिंह। इनमें से दोनों महिलाएं मंजू देवी और मंजू यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ मंजू यादव ही जेल के बाहर हैं। बाकी सभी 10 आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर को ही हाथरस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। यानी जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें ही चार्जशीट में आरोपी भी माना गया है। अब इन पर आरोप है क्या, वो भी देखिए। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों पर बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 126 गलत तरीके से रोकना, 223 यानी सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन और 238 यानी सबूत मिटाना, इन सब धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भोले बाबा के वकील एपी सिंह के मुताबिक पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट हाथरस कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब 4 अक्टूबर यानी कल ही सारे आरोपियों को इसकी हार्ड कॉपी दे दी जाएगी। 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई हैं। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। तो 2 जुलाई को हुआ क्या था, इसके लिए आपको न्यूज के फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं। हादसा हाथरस जिले के फुलराई गांव में हुआ था। यहां खेत में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का एक सत्संग चल रहा था। इस सत्संग में 80,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत ली गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग शामिल होने के लिए मौके पर पहुंच गए। आयोजन की व्यवस्था भोले बाबा के सेवादारों ने ही संभाली थी। सत्संग के बाद बाबा जाने लगे तो भक्तों में चरण रज यानी पैरों की मिट्टी लेने की होड़ मच गई। इसी दौरान भगदड़ शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक वहां की मिट्टी फिसलन भरी हुई थी। ऐसे में लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कई चश्मदीदों ने तो यह भी दावा किया जिन सेवादारों को वहां के हालात संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी फौरन भाग खड़े हुए। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा ने भी वहां लौटना मुनासिब नहीं समझा। उसी दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उस एफआईआर में उस दिन भी बाबा का नाम मौजूद नहीं था। एफआईआर में भोले बाबा का नाम ना होने का कारण यह बताया गया कि वो सीधे तौर पर कार्यक्रम के प्रबंधन में शामिल नहीं थे।
इसीलिए जो घटना उनके सत्संग में हुई उसके लिए भी वो सीधे तौर पर दोषी नहीं पाए गए। हालांकि वहां मौजूद लोग कुछ और ही कहानी बताते हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह दावा किया कि बाबा ने ही सत्संग के मंच से भक्तों को चरण रज के चमत्कार का बखान किया था और जब उसे लेने के लिए यानी उस चरण रज को लेने के लिए लोगों की भीड़ बाबा की गाड़ी की तरफ भागी तो सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के निजी कमांडो दस्ते ने ही उन भक्तों को धक्का दे दिया, उन्हें रोका, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर गिर गए। गिरने की वजह से लोग दब गए, उनका दम घुटने लगा, पूरी तरह से हर जगह चीख पुकार मच गई। लोग मदद की गुहार लगा रहे थे लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। वो सेवादार और बाबा के निजी सेना भी नहीं जिनके कंधों पर सत्संग सुनने आई भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। यहाँ बाबा आए, बाबा के बाद जैसे लोग मट्टी के लिए भागे, उनके लिए चरणों के लिए एक के ऊपर गिरने के बाद यहाँ कम से कम 400-500 आदमी मर गए। हमने खुद अपने हाथों से कैंटर भर भर के भेजे। जैसे बताते हैं विष्णु का अवतार है, सुदर्शन चक्कर है उनके पास, तो आके बचा लेते बाबा, पानी का छिड़का मरवाते, अपना बताते हैं कि पानी से कैंसर ठीक कर देते हैं। और मेरी समझ तो ये है कि बाबा को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, हमारा बस यही मुद्दा है। इसी बात को सोचकर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी बाबा का नाम क्यों नहीं है, सरकार क्यों उसको दोषी नहीं मान रही है। बाबा को दोषी मानते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको दोषी मानते हैं। बाबा ने आगे दोबारा ये पीछे कहीं नहीं देखा कि मेरे जो भक्त थे वो इतने खत्म हो गए। जिन लोगों की अभी आपने बात सुनी वो खुद बाबा के भक्तों के ही रिश्तेदार हैं, वही बाबा को जिम्मेदार मानते हैं और यही वजह है कि चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट इन लोगों के गले नहीं उतर रही है। खासकर विपक्षी दलों के नेता यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तो चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होने को जन विरोधी राजनीति करार दिया। उन्होंने इसे सूरजपाल सिंह जैसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण मिलने का सबूत बताया है। कांग्रेस ने भी यूपी सरकार को भोले बाबा को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि योगी सरकार के मंत्री इसे जांच के मुताबिक हुई कार्रवाई बता रहे हैं। सदा के लिए जय जयकार हो। कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। भोले बाबा जो मुख्य वहाँ के कर्ता धर्ता है, उनका नाम लेकर के आप छोटे छोटे छर्रों को पकड़ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी बाबा के उस पर हाथ नहीं डालेगी? आयोजक के नाम पर गरीब आदमियों को सताएगी? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है, इसका जवाब देश की भी जनता देगी, प्रदेश की भी जनता देगी और इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ेगी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमने इस मामले में समाजवादी पार्टी का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो इस बाबा पर बोलने से नेताओं को रोक रही है। वैसे 3 जनवरी 2023 का ये वीडियो आपको याद जरूर होगा। ये वीडियो हाथरस कांड के फौरन बाद सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया गया। दरअसल ये वीडियो अखिलेश यादव का है, जब वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे। ये 1 साल पहले की बात है। उसी दौरान उन्होंने 2 पर्ची पढ़ी थी। पहली, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, और दूसरी पर्ची, साकार माँ जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ साकार माँ का संबोधन भोले बाबा की पत्नी के लिए था। ये दोनों पर्चियां खुद अखिलेश यादव ने भोले बाबा के सत्संग में जाकर के पढ़ी थी। 2 जुलाई की घटना के अगले दिन लखनऊ में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सोशल मीडिया में वायरल इन्हीं तस्वीरों और वीडियो का जिक्र कर अखिलेश यादव पर
तंज कसा। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है, ये कोई नई बातें हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती थी। शुरुआत में बाबा की करीबी बीएसपी नेताओं से भी रही, फिर बीजेपी ने बाबा से नजदीकी बढ़ानी शुरू की। इस बाबा से बीजेपी नेताओं की भी नजदीकी रही है। ऐसे में ये सवाल गलत नहीं है कि क्या वाकई भोले बाबा को बचाने की कोशिश हुई। अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या है? इसका जवाब सीधा सा है। बाबा खुद दलित और उसमें भी जाटव समाज से आते हैं और उनकी दलित वोटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। दावे के मुताबिक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का असर पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है, कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। पश्चिमी यूपी में दलित 22% और जाट छोड़कर ओबीसी 17% है। यही लोग भोले बाबा के भक्त हैं। पूरे पश्चिमी यूपी में 50 लाख से ज्यादा दलित सीधे इनके आश्रमों से जुड़े हुए हैं। यूपी के इस इलाके में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से भी लोग उनके सत्संगों में आते हैं। शायद यही वजह है कि यूपी की राजनीति के दो बड़े प्लेयर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस बाबा के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं। यूपी में आप याद रखिए कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी जल्दी होने हैं। इसे 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में क्या सचमुच भोले बाबा के प्रति नरमी और उपचुनाव में कोई रिश्ता है? इसे समझने के लिए आपको सभी 10 सीटों की जाति गणित पहले देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट, जो कि एक सुरक्षित सीट है। उसका हाल देखिए। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सांसद बन चुके हैं। वो फैजाबाद से सांसद हैं। वो भी अयोध्या सीट से इस जीत के बाद वो विपक्षी गठबंधन की दलित राजनीति के एक मैस्कॉट बन चुके हैं। यहां करीब यानी कि मिल्कीपुर की सीट पर करीब 1,20,000 दलित वोटर हैं, जो एक मुश्त जिसकी तरफ जाते हैं उसकी जीत तय मानी जाती है। मैनपुरी जिले की करहल असेंबली सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां सबसे ज्यादा यादव है, यानी करीब 1.25 लाख यादव हैं, तो दलित भी लगभग 40,000 है। करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, अब वो चुन करके संसद में जा चुके हैं, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर भी सबसे ज्यादा दलित ही है, यानी कि 95,000। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें, वहां मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट पर एससी वोटर की संख्या करीब 65,000 है। पश्चिमी यूपी के ही अलीगढ़ जिले की खैर, ये भी एक सुरक्षित सीट है, और हाथरस जहां भगदड़ हुई उसके बेहद करीब ये सीट पड़ती है। उसमें भी अनुसूचित जाति के वोटर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। गाजियाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र में एससी वोटर्स की बात करें तो यहां इनकी संख्या 80,000 है। और पश्चिमी यूपी के ही मुजफ्फरनगर जिले की मीरपुर सीट पर 50,000 से ज्यादा दलित मतदाता हैं। प्रयागराज जिले की जो फूलपुर सीट पड़ती है उस पर भी लगभग 45,000 एससी वोटर हैं। और मिर्जापुर, उस जिले की मझावास विधानसभा सीट में भी दलित फैक्टर बेहद अहम है। यहां इनकी संख्या करीब 60,000 है। और कानपुर जिले की सीसामाऊ सीट पर जहां उपचुनाव होना है, यहां भी दलित करीब 45,000 है। तो 10 की 10 सीट पर हमने पूरा जो अंक गणित है वो आपको समझा दिया। हाथरस कांड, भोले बाबा और दलित वोट बैंक पर बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप पिछले चुनावों में यूपी में दलित सीटों का अंक गणित और वोटिंग पैटर्न नहीं देख लेंगे। 2024 में इस राज्य में बीजेपी गठबंधन को 17 सुरक्षित सीटों में से सिर्फ 8 मिली, जबकि 2019 में इनमें से 15 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन के साथी जीते थे।
एसपी गठबंधन को इस बार के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली, तो पिछली बार सिर्फ 2 सीटें, यानी कि पिछली बार 2 सुरक्षित सीटें एसपी जीती थी और इस बार यह संख्या बढ़कर के 9 हो गई है और वो भी बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में थी और खाता भी नहीं खोल पाई। अगर वोट शेयर का हिसाब देखें तो बीजेपी गठबंधन को इस बार करीब 43% एससी वोट मिले, तो पिछली करीब 51% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को और उसके गठबंधन को भी इस बार 43% दलित वोट पड़े, तो पिछली बार उसे सिर्फ 24% एससी वोट मिले थे, जबकि बीएसपी को इस बार सिर्फ 5% दलित वोट ही मिले। पिछली बार उनके पास करीब 26% दलित वोट था। यूपी में उपचुनाव है, दलित वोट बैंक अहम है। इसी वर्ग से भोले बाबा का भी रिश्ता है, उनकी पकड़ इस वर्ग पर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हाथरस कांड में उस पर नरमी के पीछे सियासत है या फिर कथित क्लीन चिट की वजह महज और पूरी तरीके से कानूनी है। लोगों के मन में ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी बस 2 दिन पहले ही रेप केस के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पैरोल पर जेल के बाहर आया है। हालांकि शर्तों के मुताबिक उसे यूपी के बागपत में रहना है, लेकिन हरियाणा में बस 48 घंटे में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राम रहीम की रिहाई को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक 9 बार वो जेल से बाहर आया है और इनमें से 7 मौके चुनाव के ठीक पहले रहे हैं। यह सच है, इस देश में बाबाओं की अपनी सत्ता है, अपना वोट बैंक है। बाबाओं के इशारे पर उनके भक्त कुछ भी कर सकते हैं, आंख मूंद कर किसी पार्टी या नेता के समर्थन में वोट करने से नहीं हिचकते। यही वजह है कि कोई भी पार्टी उनके खिलाफ बोलने से बचती है। लेकिन क्या यह सही है? एक सत्संग में 100 से ज्यादा लोग मर गए और घटना का एक बड़ा किरदार बच निकला। क्या सरकार या खुद ये तथाकथित बाबा इस पर कोई विचार नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है, जब पानी सिर के ऊपर निकल गया, स्वयंभू बाबाओं ने प्रवचन की आड़ में पाखंड की हद कर दी, पाप किए तो वो भी कानून से बच नहीं पाए। उदाहरण आसाराम जैसे लोग हैं जो रेप के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।